मुहूर्त के आज के सेशन में लास्ट टाइम जहाँ पे मैम ने छोड़ा था वहाँ से आगे के लिए जब मुहूर्त की बात की जाती है तो एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। अहोरात्र मतलब सूर्योदय से सूर्योदय का समय। तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के अहोरात्र के समय में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन में और 15 रात में। दिन में मतलब दिनमान का जो समय हो गया सूर्योदय से सूर्यास्त, 15 मुहूर्त उस दौरान, और 15 मुहूर्त रात्रिमान रात्रि में। ठीक है। हर मुहूर्त को एक स्वामित्व मिला हुआ है। जैसे पहला जो मुहूर्त है, 15 मुहूर्त हैं दिन के, तो उसमें पहला मुहूर्त है उसका स्वामी जो है आर्द्रा नक्षत्र को है। दूसरे मुहूर्त का स्वामित्व अश्लेषा नक्षत्र को है। तीसरा मुहूर्त अनुराधा, फिर मघा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, रोहिणी। इस तरीके से दिन के 15 मुहूर्तों में भी नक्षत्रों का स्वामित्व है और ऐसे ही रात्रि के मुहूर्तों में भी नक्षत्रों को स्वामित्व मिला हुआ है। आपकी बुक में टेबल दिया गया है। इसका यूज़ क्या है कि अगर आपको इच्छित दिन में नक्षत्र न मिले तो प्रत्येक दिन हर रोज़ इन नक्षत्रों का स्वामित्व आता है, का समय आता है, मुहूर्त आता है। उस समय को, उस मुहूर्त समय को जब उस आपके इच्छित या ज़रूरत वाले नक्षत्र जो आपको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसका वाले मुहूर्त का टाइम आप कैलकुलेट करके उसे ले सकते हैं। इसी तरीके से इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपको दिन का नक्षत्र आपका इच्छित वाला मिल गया है तो भी उस दिन में जो आपके त्याज्य नक्षत्र हैं उनके स्वामित्व वाले मुहूर्त समय जो है वो भी आपको त्यागना होगा वो आपको। तो वो ध्यान रखें कि आपने दिन नक्षत्र तो देख लिया, लेकिन अगर त्याज्य नक्षत्र वाला मुहूर्त समय ले लिया तो भी वो अशुभता का कारक हो जाएगा। अब बात करते हैं नक्षत्र गंडांत की। P1 में हमने पढ़ा था, राशियांत पढ़ा था, गंडांत समय पढ़ा था। तो उसी तरीके से नक्षत्र गंडांत हैं, सेम वही सिस्टम। तो केतु के और बुध के जो नक्षत्र हैं ये नक्षत्र गंडांत में आते हैं। तो केतु के जो नक्षत्र हैं स्टार्टिंग में होते हैं वो, ठीक है, 9 के जो सेट हैं उसमें। तो उनके प्रारंभिक 2 चरण कह लीजिए या 2 घटी का जो समय है वो, या फिर जो बुध के जो नक्षत्र हैं उनके अंतिम जो 2 चरण हैं, ठीक है, वो गंडांत समय में आते हैं। अगर नक्षत्रों की या मुहूर्त के हिसाब से बात करते हैं तो ये 2 घटी का समय होता है, यानी कि मुहूर्त का जो टाइम होता है पूरा 48 मिनट का, उसको कैलकुलेशन में लिया जाता है। जिस प्रकार नक्षत्र गंडांत की हमने बात करी है उसी प्रकार से जो आपका ये विषनाड़ी या विषघटी का समय होता है ये भी त्याज्य समय है। शुभ कार्यों में इन्हें त्यागना चाहिए। हर नक्षत्र में कुछ समय होता है 4 घटी का, जो उसका विषघटी कहलाता है, वो समय त्याग देना चाहिए। जैसे अश्वनी में 50वीं घटी से 54वीं घटी का जो उसका समय है ये 4 घटी का समय त्याज्य है। ऐसे ही भरणी में 24वीं से 28वीं, कृतिका में 30वीं से 34वीं, लास्ट की तरफ आएंगे तो मीन के लिए पूर्वा भाद्रपद में 16वीं से 20वीं, उत्तरा भाद्रपद में 24वीं से 28वीं, रेवती के लिए 30वां से 24वीं घटी। इसका पूरा तालिका जो है आपकी किताब में भी दी हुई है, आप इसे देख सकते हो। तो ये 4 घटी का फिक्स्ड टाइम है हर नक्षत्र के अंदर, अलग अलग हर नक्षत्र का, जो कि त्याज्य समय है। ये समय नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे वो नक्षत्र आपके लिए शुभ हो या अशुभ हो। ये समय विषघटी का समय भी उस नक्षत्र में से त्याग देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मुहूर्त के लिए पंचांग के अगले घटक की, जो है वार। पिछले सेशन में भी मैडम ने आपके साथ बात की थी वार के लिए, नक्षत्रों के साथ जोड़ करके उन्हें बताया था जब। तो आपके 7 वार हैं, ठीक है। क्यों इनका नामकरण हुआ, कैसे हुआ, होरा के हिसाब से, वो आपको P1 में बताया, सिखाया गया था। लेकिन इन 7 जो वार हैं इनको भी
वर्गीकृत किया गया मुहूर्त के लिए। रविवार जो है वो ध्रुव कार्यों के लिए यानी कि स्थिर कार्यों के लिए है। ऐसे ही सोमवार का जो अपनी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, तो चलाए कार्यों के लिए, चलमान कार्यों के लिए। मंगलवार उग्र है, बुधवार मिश्र है, गुरुवार क्षिप्र है, शुक्रवार मृदु क्वालिटीज़ वाला है और शनिवार तीक्ष्ण क्वालिटीज़ वाला है। तो जैसी उनकी क्वालिटी है उसी प्रकार के कार्यों को करने के लिए इस दिन का चयन किया जाना चाहिए। जब आप शुभ कार्यों की बात करते हैं तो मंगल और शनि जो है वो त्याग देना चाहिए। रविवार जो है वो कार्य अनुसार आंशिक रूप में त्याज्य है। किस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से, अगर वो कार्य स्थिरता मांगता है तो रविवार को आपको चुनना चाहिए, अगर वो कार्य स्थिरता नहीं मांगता तो फिर वो त्याज्य होना चाहिए। तो उस वजह से त्याज्य कर दिया जाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ कार्य के हिसाब से होरा की भी जांच कर ली जानी चाहिए। होरा की जांच का क्या अर्थ हुआ? जब आपको बताया था कि ये वार के दिन कैसे पड़े, कि दिन में सूर्योदय के समय जो प्रथम होरा होती है उसी के ऊपर उस दिन का नामकरण किया गया। लेकिन पूरे दिन में 24 होरा होती हैं। आपके साथ जो ग्रह हैं उनकी चाल के अनुसार एक पूरे सर्कुलर सीरीज में, तो एक होरा के बाद अगली जो होरा होगी वो दूसरे ग्रह की होरा होगी, फिर तीसरे ग्रह की हो रहा होगी, चौथे ग्रह की हो रहा होगी, पांचवें ग्रह की हो रहा होगी। तो यानी कि पूरे दिन में जो 24 हो रहा हैं उसमें आपके जो 7 ग्रह हैं वो साइक्लिक रूप में कई बार घूमेंगे। तो वार तो आपने चुन लिया अपने मुहूर्त के लिए, लेकिन उसमें साथ में ये भी चेक कर लें कि जो उस दिन में आप जिस समय उस कार्य को करना चाहते हैं वो स्पेसिफाइड समय, उस समय किस ग्रह की हो रहा है वो भी चेक कर लिया जाना चाहिए। और उसको भी ये जो लिस्ट है रविवार से शनिवार उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से चुनना या त्याग देना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई वार ऐसा है जो दिन का जो प्रथम होरा के कारण जो नामकरण है वो दिन ऐसा है कि आपके कार्य के लिए नहीं है, तो उस दिन भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। अगर बाकी और सारे पॉइंटर्स मुहूर्त के लिए और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो जो शुभ ग्रह हैं उनकी वाली होरा को चुन करके भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। पंचांग का आपका अगला अंग आता है योग। कैसे निकालते थे? चंद्रमा और सूर्य के भोगांश जोड़ करके उसे 13 डिग्री 20 मिनट से या 800 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे 27 नक्षत्र निकलते हैं ऐसे ही 27 योग हैं। बस नक्षत्र जो है वो ग्रह के लिए या दिन नक्षत्र की बात करते हैं तो चंद्रमा के नक्षत्र को लेते हैं। योग में चंद्रमा का भोगांश प्लस सूर्य भोगांश, आंसर डिवाइडेड बाय 800 मिनट। ठीक है। 27 योग हैं टोटल। उनमें से शुभ योगों का जो है आप चयन जो है कर सकते हैं। ठीक है। जब आप योग की बात करते हैं तो हर योग का अपना स्वामी है एक। क्या स्वामित्व है? पहला जो योग है आपका विश्वकुंभ, उसका स्वामी है यम। दूसरा योग प्रीति, स्वामी है विष्णु। आयुष्मान का स्वामी चंद्र। सौभाग्य का स्वामी ब्रह्मा। इस तरीके से 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं जो यहाँ पे आपको सामने दिए गए हैं। जो स्वामी हैं नामों से आप इनको जान सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सभी लोग जानते हैं, किस प्रकार के ये देव या ये लोग कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार का कार्य जो है वो योग करने का उसका स्वभाव होता है। साथ में योगों का जो नाम है उसके अनुसार भी उनका स्वभाव होता है। तो उसके हिसाब से अपना शुभ या अशुभ योग आपको चुनना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ योग आपके ऐसे हैं, 8-10 योग ऐसे हैं जिनमें कुछ अशुभ समय हैं। जनरली जो अशुभ योग कहलाते हैं जैसे कि विश्वकुंभ, ठीक है, इसमें भी जो प्रथम 3 घटी हैं यानी कि लगभग 1 घंटा 12 मिनट का जो शुरुआती समय है वो त्याज्य है। बाकी के समय को आप बाकी के जो समय है विश्वकुंभ का भी उसको भी आप कार्य अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अतिगंड, उसमें प्रारंभिक 6 घटी। शूल
योग जो है उसमें 5 घटी शुरुआत की, गंड योग उसका शुरुआती 6 घटी, व्याघात इसकी शुरुआत की 9 घटी, वज्र इसकी शुरू की 3 घटी, और परिग परिग इसकी शुरू की 30 घटी, यानी कि आधा टाइम जो है इसका ये त्याज्य है। व्यातिपात और वैधृति ये 2 योग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वर्जित हैं, यानी कि इनकी पूरी की पूरी 60 घटी जो है वो अशुभ हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि अशुभता वाले जो योग जो कहे गए हैं उसमें भी कितना समय जो है वो अशुभ है, और बाकी का समय जो है वो किसी उग्र या कार्य अनुसार और उस योग के नाम और स्वामी के स्वभाव के अनुसार कार्य के लिए वो चुना जा सकता है। ठीक है, तो योग के दौरान इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आप मुहूर्त में योग का पार्ट लेंगे। अब आते हैं पंचांग के आखिरी हिस्से की तरफ, यानी कि करण। ठीक है, इसका मुहूर्त में जो है किस प्रकार से योग प्रयोग होता है, तो हम सभी जानते हैं कि एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं, प्रत्येक तिथि में 2 करण होते हैं। उसका फर्स्ट हाफ एक अलग करण के लिए और सेकंड हाफ अलग करण के लिए होता है। ठीक है, P1 में आपको बताया था आपके 11 टोटल करण होते हैं, उनमें से 4 स्थिर होते हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न, और 7 करण जो हैं वो चलित होते हैं, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। ठीक है, लेकिन जब इनका काउंट अप होता है तो वो कैसे होता है पूरे दिन में, या जब हम तिथियों की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो किंस्तुग्न से शुरू किया जाता है। किंस्तुग्न जो आपका एक आखिरी वाला जो स्थिर करण है जिसकी हमने बात की थी, उससे इसको शुरू किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा का सेकंड पार्ट जो है वो बव के हाथ आता है। उसके बाद बालव, फिर कौलव, फिर तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, तो 8वें नंबर पे विष्टि आता है, यानी कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पूर्ण हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये बव से विष्टि का ही जो चक्र है ये 7 बार और चलता है, टोटल 8 बार ये चक्र चलेगा। तो 57th जो काउंट है 30 तिथि है आपकी, 30 तिथि में 2 करणों के हिसाब से 60 करण हो गए, तो 57 तक काउंट अप यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो 58th नंबर है, ठीक है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मिला शकुनी सेकंड पार्ट में, और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी अमावस्या, उसका फर्स्ट पार्ट है चतुष्पाद को और सेकंड पार्ट है नाग को। तो इस तरीके से 60 करण जो हैं ये पूर्ण हो गए आपके। ठीक है, जिस प्रकार से इनका नाम है उसी प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज जान करके इनमें से आप शुभ या अशुभ करण को आप चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे त्याज्य जो नक्षत्र जो करण का पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों में या सब जगह फेमस है वो है भद्रा। भद्रा मतलब जो विष्टि करण है उसी को भद्रा कहा जाता है। जब हम भद्रा की बात करते हैं तो चंद्रमा की राशि के अनुसार, उसके गोचर के अनुसार भद्रा का निवास माना जाता है। यानी चंद्रमा जब पहली, दूसरी, तीसरी या 8वीं राशि में हो, यानी कि मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में हो, तो भद्रा का स्वर्ग में निवास माना जाता है। ऐसे ही अगर वो कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में हो, यानी 4, 5, 11 और 12वें राशि में हो, तो भद्रा का निवास मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर माना जाता है। और कन्या, तुला, धनु और मकर में जब चंद्रमा होता है तो भद्रा का निवास पाताल में माना जाता है। लेकिन ये खाली चंद्रमा के गोचर से संबंधित नहीं है, यानी चंद्रमा का गोचर जब इन राशियों में हो और विष्टिकरण का समय हो तो उस समय को जो है भद्रा माना जाएगा और ये उसका निवास का समय है। जो मृत्यु लोक में जो निवास का जो समय है, जिस समय भी भद्रा का निवास मृत्यु लोक में आए कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो वो जो भद्रा है वो त्याज्य है।
ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस स्थान के निवास के अनुसार भद्रा का त्याग होना चाहिए। तो चूंकि हम लोग मृत्यु लोकवासी हैं तो इसीलिए पाताल और स्वर्ग के समय की भद्रा हमारे ऊपर इफेक्टिव नहीं है। मृत्यु लोक निवास के समय की जो भद्रा समय माना जाता है कैलकुलेशंस में जो आता है वो हमें त्यागना चाहिए। साथ ही जो भद्रा है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक उसका मुख होता है, एक उसका बीच का पार्ट और मुख्य पार्ट हो जाता है, और एक उसका पूंछ मानी जाती है, उसका एंड होता है, एक स्टार्टिंग, एक सेंटर पार्ट और एक उसका एंड। ठीक है, कुछ कार्यों के लिए उसका सेंटर पार्ट या मुख का पार्ट या पूंछ का पार्ट अलग अलग समय के हिसाब से उसको भी यूसेज में लिया जा सकता है। उसके लिए हमारे को ये देखना होगा कि उसका मुख कौन सा है, उसकी पूंछ कौन सा है, उसकी सेंटर पार्ट कौन सा है। उसको कैसे जांचेंगे, उसको चेक करने का तरीका क्या है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस समय में जो भद्रा है उसको हम पहले 4 भागों में अगर बांट लें, जो विष्टिकरण का जो समय है उसे 4 हिस्सों में बांट लीजिए। उसमें जो पहले 5 पार्ट होते हैं वो मुख कहलाते हैं और अंतिम जो 3 घटी का जो समय होता है वो पूंछ कहलाती है। लेकिन उसमें भी देखना क्या है कि शुक्ल पक्ष चतुर्थी और कृष्ण चतुर्दशी में मुख कौन सा है। जो 4 भाग है उसमें से पहले भाग का की पहली 5 घटी उसका मुख है और आखिरी पार्ट चौथे जो चरण है उसका, आखिरी जो चौथा जो चरण है उसकी अंतिम 3 घटी उसकी पूंछ है। ऐसे ही शुक्ल अष्टमी और कृष्ण दशमी के लिए जो सेकंड भाग है उसकी प्रथम 5 घटी मुख हैं और जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एंड की 3 घटी पूंछ हैं। ठीक है, शुक्ल एकादशी और कृष्ण सप्तमी में ऐसा समय होता है कि जब विष्टिकरण का समय आता है इन तिथियों पर, तो ऐसे में जो तीसरा भाग है उसकी प्रथम 5 घटी जो हैं वो मुख कहलाती हैं और सेकंड पार्ट की एंड की 3 घटी पूंछ कहलाती हैं। ठीक है, तो 8 तिथियां हैं जब विष्टिकरण का समय आ सकता है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि एक राउंड अप है फिक्स्ड जो चलना है। 8 बार विष्टि आएगी, 8 बार आएगी तो वो 8 जो तिथियों का जो सेट है, जिन तिथियों के हिस्से में वो आना है वो उसमें यहाँ पे मार्किंग की गई है। उसमें उसका कौन सा पार्ट मुख होगा, कौन सा पूंछ होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप उसे मुहूर्त में उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुहूर्त के लिए हमने जितनी भी गणनाओं की बात करी है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक दिन जो है वो 24 घंटे से मतलब नहीं है। हम यहाँ पे घड़ी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ मैकेनिकल की बात नहीं कर रहे। जब आप मुहूर्त निकाल रहे हैं तो अगर आपको सही शुद्धि से उसका कैलकुलेशन करना है तो अहोरात्र यानी कि वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस करें। यानी सूर्योदय से सूर्योदय का समय को पूरा दिन माने, तो वो 24 घंटे का है तो 24 घंटे के हिसाब से, 24.5 का है तो 24.5 से 25 है तो 25 घंटा, 23.5 है तो 23.5 घंटे से, यानी कि सूर्योदय से सूर्योदय के समय को असली समय पूर्ण समय मानते हुए उसकी गणनाएं करें। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हर रोज़ चूंकि सूर्योदय से सूर्योदय अलग अलग समय होता है, एग्जैक्ट 24 नहीं होता, तो जो अहोरात्र है उसका समय अलग अलग हो गया। उसी के हिसाब से सूर्य उदय और सूर्यास्त के अनुसार दिनमान और रात्रिमान भी अलग अलग होंगे। गर्मियों और सर्दियों की ऋतुओं में भी रात्रिमान दिनमान का कैलकुलेशन अलग अलग हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक अहोरात्र को 60 घटी मान करके चलना है, यहाँ पर 24 घंटे को लेकर के नहीं चलना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि 24 घंटे जो हैं वो 60 घटी नहीं है, एक अहोरात्र में 60 घटी होती हैं। तो अगर कोई अहोरात्र आपका 25 घंटे का है तो उस दिन आपकी 60 घटी जो हैं वो 25 घंटे के इक्विवेलेंट होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से उसका कैलकुलेशंस करेंगे। जब हम यहाँ बात कर रहे होते हैं अंतिम 4 घटी, शुरुआती 4 घटी, 2 घटी का मुहूर्त, 5 घटी अभी हमने मुख के लिए देखी, 3 घटी उसकी पूंछ के लिए देखी, तो वो कितने घंटे कितने मिनट का है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। वो हर रोज़ डिफरेंट होता है, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है
वैदिक कैलकुलेशंस रियल टाइम पर वर्क करती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके अलावा जब आप मुहूर्त को निकालते हैं तो इसके जो दूसरे और घटक हैं, होरा, भद्रा, चौघड़िया आदि, उन सब का भी ध्यान रखना है। धीमे धीमे आप आपके इस सब्जेक्ट के अंदर उसे भी पढ़ेंगे। मुहूर्त निकाल लिया, उसके अलावा उसके बाद फिर लग्न अनुसार उस मुहूर्त का की कुंडली पर समय के अनुसार उसकी कुंडली परीक्षा। ठीक है। उसके अलावा सर्वतो भाद्रपद चक्र आदि विशेष चक्रों के ऊपर भी उसकी परीक्षा कर ली जानी चाहिए, यह आवश्यक है। पूर्ण शुद्ध मुहूर्त दुर्लभ चीज़ है, असंभव नहीं पर दुर्लभ है। संपूर्ण जब आप सभी तरीके की परीक्षाएं कर लेते हैं तो आप उससे बहुत अच्छा मुहूर्त निकाल सकते हैं। कार्य के अनुसार क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं चेक करना या उनका ठीक होना, उसके अनुसार आप मुहूर्त का चयन करें। साथ में जो जो चीज़ें उसके अंदर कुछ पॉइंटर्स, कुछ अंश मुहूर्त की या इन कैलकुलेशंस की जो आपके लिए ठीक नहीं आ रही होंगी उस मुहूर्त के लिए, तो उसके से रिलेटेड जो कष्ट आने हैं या जो रुकावट आनी है, उसके लिए भी जो सावधानियां हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप जातक को उसके लिए उसके प्रति बता सकें, सावधान कर सकें। अब बात करते हैं मास की, यानी महीने की। जब हम मुहूर्त की बात करते हैं तो आपके कार्य के अनुसार कुछ खास प्रकार के मास और महीने भी यूज़ किए जाते हैं। 4 प्रकार के आपके मास जो है मुहूर्त में प्रयोग होता है उनका। एक है आपका सौर मास। सौर मास क्या होता है? सूर्य की क्रांति के अनुसार जो है इसका यूज़ होता है। सूर्य की क्रांति के अनुसार जब जब सूर्य राशि प्रवेश करता है तो उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है, उसको यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे ग्रेगोरियन या जो आपका इंग्लिश जो कैलेंडर आप यूज़ करते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सूर्य की राशि परिवर्तन के अनुसार की हम बात कर रहे हैं। आपके जो षोडश संस्कार हैं, यज्ञ हैं, ऋण आदि कार्य हैं, इस प्रकार के कई सारे कार्यों में इस कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है। अगर हम वैदिक समय की बात करें तो पहले आपका जो मेष प्रवेश है सूर्य का, मेष में संक्रांति जो है वो मार्च में आती थी, इसके जैसे मार्च जो है वो पहला महीना बना था। उसी प्रकार से अगर आप गिनती करेंगे तो मार्च पहला, अप्रैल दूसरा, मई तीसरा, जून चौथा, जुलाई पाँचवा, अगस्त छठा, सितंबर सातवां, अक्टूबर आठवां, नवंबर नौवां, दिसंबर 10वां, जनवरी 11वां और फरवरी 12वां महीना हुआ करता था। लेकिन शताब्दियाँ बीतने के दौरान मेष का प्रथम बिंदु जैसे जैसे खिसकता है तो उसकी वजह से अब जो सूर्य का मेष जो प्रवेश है वो खिसकते खिसकते मार्च एंड अप्रैल होते होते अब थोड़ा बहुत कई बार अप्रैल मिडिल तक आ जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका चंद्रमास। ये चंद्रमा की तिथि या उसके पक्ष के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। इसमें 2 प्रकार के महीने चलते हैं, एक शुक्ल आदि यानी कि शुक्ल से शुरू होने वाला, शुक्ल पक्ष से शुरू होने वाला। इस प्रकार के मास को हम अमावस्यांत भी कहते हैं, क्योंकि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है तो अमावस्या से अमावस्या चलता है। दूसरा आपका होता है कृष्ण आदि यानी कि कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाला, ये पूर्णिमांत कहलाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष आता है वहाँ से शुरू होता है तो ये पूर्णिमा से पूर्णिमा चलता है। ठीक है। इसका नामकरण जो है किस प्रकार होता है कि पूर्णिमा का समय जो नक्षत्र प्रवेश होता है, जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में पूर्णिमा समय आता है उस नक्षत्र के अनुसार उस माह का नामकरण होता है। उसी की वजह से इसमें क्षय और वृद्धि होती है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम लोग कृष्ण आदि यानी कि पूर्णिमांत महीने को मानते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष से शुरू होने वाले महीने को
तो इसमें शुक्ल पक्ष जो है उस महीने का वो पिछले महीने में चला जाता है, कृष्ण पक्ष जो है वो इस महीने में या न्यू मंथ में हम लोग मानते हैं यहाँ पर नॉर्थ में। तो पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा माना जाता है। साउथ इंडिया में शुक्ल आदि यानी शुक्ल पक्ष से शुरू होने वाला, जिसे अमावस्यांत यानी अमावस्या से अमावस्या कहते हैं, उसको माना जाता है। चंद्रमास का जो प्रयोग है ये आपका श्राद्ध करने के लिए, व्रत आदि के लिए, गृह प्रवेश, नवग्रह निर्माण वगैरह के लिए, जन्मदिन आदि कार्यों के, ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए आपके चंद्रमास का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका होता है नक्षत्र मास या नाक्षत्र मास। ये चंद्रमा का नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में पूर्ण एक चक्र लगाने के हिसाब से उस समय के लिए इसको कैलकुलेशन में लिया जाता है। ये शांति के लिए कुछ कार्य करना, आपको शांति के लिए यज्ञ करना हो या नक्षत्रों के अनुरूप कोई विशेष यज्ञ करना हो, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। चौथा आपका होता है सायन मास, सावन मास भी कई बार इसको बोल देते हैं। ये आपका सूर्योदय के अनुसार होता है, यानी कि 30 दिन, ठीक है, तिथि की हम बात नहीं कर रहे, 30 दिन के हिसाब से है। इसी के ऊपर थोड़ा बहुत मिक्सड अप फॉर्म में बेस्ड आपकी डेट सिस्टम्स भी हैं, ठीक है। जो आपका इंग्लिश डेट सिस्टम है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है। हालांकि हर महीने के हिसाब से उसमें एक अगेन एवरेजिंग सिस्टम को यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन आधुनिक तरीके में जो आयु का जो निर्णय है या गर्भकाल का जो निर्णय है, प्रायश्चित आदि कर्म है, दैनिक कार्य हैं, वो सारे कार्य जो आप करते हैं वो सायन मास के अनुसार करते हैं। क्या कार्य आपको करना है उसके हिसाब से मुहूर्त के लिए आप अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन के अनुसार महीने का चयन कर सकते हैं। कुछ अलग चीज़ें महीने के लिए, क्षय मास और अधिक मास, ये आपने P1 में भी पढ़ा था। तो क्षय मास कौन सा आता है? जब दो अमावस्या के बीच अगर 2 बार सूर्य जो है वो संक्रांति कर जाए तो जो बीच का जो महीना होता है वो क्षय हो जाता है। अधिक मास कि 2 अमावस्याओं के बीच में अगर सूर्य की कोई भी संक्रांति ना हो तो सेम वही महीना आगे तक कंटिन्यू हो जाता है, तो अधिमास, ठीक है, मलमास या कई ऐसे इस प्रकार के नामों से वो जाना जाता है, ठीक है। जब हमने आपको सौर चंद्र वर्ष की गणना बताई थी तो उस दौरान भी इस चीज़ को आपको बताया गया था। तो कोई भी महीना या तिथि या कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो क्षय हो जाए या अधि हो जाए, तो क्षय या अधि होने वाला, चाहे वो महीना है, चाहे वो तिथि है, कोई भी चीज़ है, वो शुभ कार्यों में या संस्कार आदि कार्यों में वो त्याज्य होती हैं, उनको त्याग देना चाहिए। दोनों ही बढ़ना और घटना दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो अनुष्ठान, साधना, सिद्धि, दान आदि कार्य है, तीर्थ स्नान, ध्यान रहे तीर्थ की विजिट नहीं, ठीक है, तीर्थ पर जाना नहीं, लेकिन अगर आप तीर्थ पे मौजूद हैं तो वहाँ पर तीर्थ पे स्नान करना, वो या गर्भाधान से लेकर के अन्नपाराशन तक के जो संस्कार हैं सिर्फ उतने, अन्नपाराशन से आगे वाले नहीं, अन्नपाराशन या उससे पहले वाले जो संस्कार हैं वो क्षय मास या अधिमास में किए जा सकते हैं, शुभ माने जाते हैं उसके लिए। ये बाकी कार्यों में भी शुभ हैं, ये समय जो है क्षय अधि का वो भी शुभ है उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा कार्य अनुसार ये भी ध्यान रखें कि सूर्य जो है वो उत्तरायण में है कि दक्षिणायन में है। उत्तरायण में कब होता है? जब वो मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति के दिन, और वहाँ से मिथुन के एंड होने तक जो है ये उत्तरायण सूर्य रहता है। शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब वो कर्क में प्रवेश कर जाता है और धनु में उसके एंड होने तक वो दक्षिणायन रहता है, जो कि शुभ कार्यों के लिए जनरली त्याग दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मुहूर्त में लग्न का प्रयोग। लग्न क्या चीज़ है कि जब आपने मुहूर्त निकाल लिया, यानी पंचांग के हिसाब से उसको देख लिया, महीने के हिसाब से उसको देख लिया, अब आप जो आपने कुछ दिन स्पेसिफाइड करके उसमें चुने होंगे, कई सारे दिन ऐसे आपको मिले होंगे इन मुहूर्तों के अनुसार उस कार्य से रिलेटेड। अब उस दिन में किस समय, यानी पूरे अहोरात्र में किस समय आपने जो है उसको करना है, मुहूर्त अनुसार वो जो आपने जो समय का एक जो अंदाज़ा लिया है उस समय का आपको लग्न चार्ट बनाना चाहिए, उसका लग्न निकालना चाहिए, ठीक है।
लग्न भी निकाल सकते हैं और उसका चौघड़िया भी जो है आप चेक कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर लग्न की जब बात की जा रही है, तो जब आपने उस समय के लिए लग्न निकाल लिया, एक लग्न कुंडली बना ली, तो जो आपका लग्न आया, जो लग्न राशि है, उन लग्न राशियों के आपको कई सारे स्वभाव बताए गए हैं, उसके गुण तत्व बताए गए हैं, उस राशि का सम या विषम होना बताया गया है, ठीक है, उसका चर स्थिर आदि होना बताया गया है। तो आपको कौन सा कार्य करना है उसके अनुसार ही वो लग्न होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो उसके जो गुण तत्व हैं उनका ध्यान ज़रूर रखें। चलायमान कार्यों के लिए चर लग्न का प्रयोग करें, ठीक है। या उसके पुरुष या स्त्री होने के अनुसार उसकी आक्रामकता को चुनते हुए उसका कार्य करें। साथ में ये भी देखें कि जो कार्य आपको करना है उस कार्य से रिलेटेड भाव, जो आपने जो कुंडली बनाई है उस समय की, उस कुंडली में उस कार्य से रिलेटेड भाव बली हो, तो वो कार्य होना की एक प्रबलता उसमें आपको मिलेगी। अगर वो शुभ स्थितियों में है, अगर वो बली है, बली यहाँ पर आपको देखना है, कार्य अनुसार उसका बल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शुभ कार्यों के लिए किसी मुहूर्त को निकाल रहे हैं, तो उस मुहूर्त समय के लिए जो आपने कुंडली बनाई है उसका 8वां भाव, अष्टम भाव रिक्त होना चाहिए। जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र में या त्रिकोण स्थानों में हों, अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में हों, तो ये उसकी शुभत्व की स्थिति है। ऐसे ही कार्य के अनुसार इस कंडीशन को भी जांच लें, क्योंकि लग्न अगर आपका अच्छा है तो ये भी कई प्रकार के दोषों का परिहार करता है। जैसे आपको बताया कि कोई भी मुहूर्त आपका परफेक्ट नहीं होगा, तो शुभ लग्न मिल गया आपको, शुभ शुभ जितनी चीज़ें मिली वो और कई सारी अशुद्धियों का परिहार करती हैं। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग में आप उसकी शुद्धि कर सकें। इसके अलावा जब आप मुहूर्त निकालते हैं तो उसकी शुद्धि के लिए, जैसे अपने लग्न या और चीज़ें देखी, ऐसे चौघड़िया देखा जाता है, ठीक है। और कई सारे जो योग हैं जो पंचांग की वजह से बनते हैं उन्हें देखा जाता है, और कई प्रकार के चक्रों पे उसकी जांच होती है। तो अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें मैडम आपको एक तो चौघड़िया के बारे में बताएंगे, उसके बाद कई ऐसी तिथियों के बारे में बताएंगे जिनका मुहूर्त में यूज़ होता है। तो उससे लिए P1 में भी जो हमने योग मनवंतर आदि पढ़े थे उनके बारे में डिटेलिंग में मैडम आपसे बात करेंगी। वर्ष जो है, नाम होता है हर वर्ष का, हर संवत का, वो किस प्रकार से होता है वो आपको बताएंगी। ऐसे ही हर वर्ष का एक राजा और मंत्री चुना जाता है, वो किस प्रकार होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो पंचांग हैं आपके, या मास है या चंद्र राशि है, लग्न है, उनसे मिलने वाले जो योग हैं, यानी कि जो कॉम्बिनेशंस हैं, हम यहाँ पे पंचांग वाले योग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम दूसरे योगों की बात कर रहे हैं। हम जो कॉम्बिनेशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी अगले लेक्चर में मैडम आप लोगों से चर्चा करेंगी।